तो इस बार साइंस का पेपर एक बिल्कुल नए फॉर्मेट में आपके पास आने वाला है बोर्ड एग्जाम में, इसीलिए आज मैं पूरा प्रेजेंटेशन, पेपर प्रेजेंटेशन आपको बताने वाली हूँ। सीबीएसई की जो ऑफिशियल मार्किंग स्कीम है उसके हिसाब से भी देख करके पूरा कितने स्टेप्स लिखने हैं, कैसा पेपर अटेम्प्ट करना है, ताकि आपके एक भी मार्क्स ना कटे। सीबीएसई के इस बार पेपर को लेकर के कुछ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, यानी जहां पे आपको बिल्कुल भी बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं मिलेगा, स्ट्रेट अवे आपके मार्क्स काट दिए जाएंगे अगर आप कुछ स्टेप्स फॉलो नहीं करेंगे तो। ठीक है, इसीलिए बेटा ध्यान से ये वीडियो देखना, ताकि आपकी कोई भी मिस्टेक पेपर प्रेजेंटेशन से, पेपर अटेम्प्ट करने से लेकर के कोई भी गलतियां ना हो सके। सबसे पहले देखो कि इस बार आपका पेपर 3 सेक्शन में डिवाइडेड होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में आपके बायोलॉजी होगा, सेक्शन बी में केमिस्ट्री, सेक्शन सी में फिजिक्स। यानी इस बार आपको बेटा सबसे पहले मतलब बायो के सारे क्वेश्चंस एक साथ, केमिस्ट्री के एक साथ, फिजिक्स के एक साथ पूछे जाएंगे, पहले की तरह मिक्स मैच क्वेश्चंस नहीं होने वाले। दूसरा क्या है कि बायो का जो क्वेश्चन है वो आपको बायो सेक्शन पे ही अटेम्प्ट करने हैं। अगर बायो का कोई भी क्वेश्चन उठा के आपने केमिस्ट्री के सेक्शन में अटेम्प्ट कर दिया, अगर वो 100% सही भी है तो भी आपको सीबीएसई कोई भी मार्क्स असाइन नहीं करने वाली। सो मेक श्योर अगर वो आपका फिजिक्स का सेक्शन का क्वेश्चन है तो फिजिक्स के ही सेक्शन में आपको करना है। फिजिक्स के सेक्शन के अंदर आप क्वेश्चन आगे पीछे जरूर कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि फिजिक्स के अंदर 1 to 20 सीक्वेंस में ही क्वेश्चन करने, उसमें आप आगे पीछे करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिजिक्स का क्वेश्चन केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री का क्वेश्चन बायो में नहीं होना चाहिए, अदरवाइज यू विल गेट स्ट्रेट अवे 0। तो ये है आपकी बेटा सबसे पहली चीज ध्यान रखने वाली। दूसरा क्या है, यहाँ पे फटाफट से देखते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। सबसे पहले आ जाता है आपका न्यूमेरिकल्स के ऊपर बात, कि सीबीएसई का ब्लूप्रिंट के हिसाब से जो उसकी मार्किंग स्कीम है, यानी सैंपल क्वेश्चन पेपर का जो ऑफिशियल मार्किंग स्कीम है जो सीबीएसई ने लॉन्च किया है, उसके हिसाब से आपको क्वेश्चंस में बेटा गिवन वगैरह सब देना पड़ेगा। अगर आपने गिवन जैसी चीजें क्वेश्चन में नहीं लिखी, डायरेक्टली सोल्यूशन स्टार्ट कर दिया, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, स्टेप मार्किंग में आपके नंबर कट जाएंगे। तो हर एक स्टेप लिखना है, आपने गिवन करके जितनी भी चीजें दी है वो सारी लिखनी है। उसके बाद पहला स्टेप अब आप क्या करने जा रहे हैं वो लिखना है आपको, कि आपने जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनिशियल रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं, वो लिखा आपने। हर एक चीज वैल्यू पुट करनी है, कोई भी आंसर डायरेक्टली नहीं लिखना है कि ये कर दिया बस इसके बाद डायरेक्ट कैलकुलेट कर दिया। बेटा इसको और सिंप्लीफाई करो, दोबारा लिखो और तब इसका आंसर आना चाहिए। जितने स्टेप्स लिखोगे उतने स्टेप्स का पूरा क्लैरिफिकेशन देना है कि अब आप क्या निकालने जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या वैल्यू निकाल रहे हो, सब कुछ करना है। और मेक श्योर करो लास्ट में जब आपका आंसर आ जाए, फॉर एग्जाम्पल आपका आंसर आया 0.136, तो आपको निकालने के लिए क्या बोला था क्वेश्चन में बोला था कि आप क्या निकालो, वायर की रेजिस्टेंस निकालो, अगर उसकी लेंथ को डबल कर दिया तो आप पूरे ब्लूप्रिंट में मैंने देखा आंसर कैसे लिखा हुआ था, द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर व्हेन द लेंथ इज डबल्ड इज 0.136। तो इसी तरीके से आप एक स्टेटमेंट चाहो तो लिख सकते हो और अच्छे चांसेस हैं आपको मार्क्स मिलने के। अदरवाइज लास्ट में जो आंसर आया उसको भी आप बॉक्स में करके कर सकते हो, दोनों ही ठीक है, बट मैं आपको रेफर करूंगी कि आप ये वाला जो पोर्शन है, एक एक्स्ट्रा स्टेप है, उसको आप लिख सकते हैं। यहाँ पे टॉपर्स आंसर शीट में आ जाओ, तो यहाँ पे उस बच्चे ने बेहतरीन तरीके से सबसे पहले डायग्राम बनाया हुआ है, उसके बाद इन द गिवन सर्किट जो भी वैल्यूज गिवन है वो किया है, जो पहली चीज निकाली है, फॉर एग्जांपल R1 एंड R2 आर इन पैरेलल, तो ऐसे डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं डाल दिया कि 1/R1 + 1/R2 लिखा है। क्यों? क्योंकि R1 एंड R2 क्या है, पैरेलल में है, इसीलिए उसने फॉर्मूला लगा करके इस तरीके से सॉल्व किया है। तो हर एक स्टेप को लिखना है, ये नहीं सोचना है कि मेरे को पता है तो सबको पता है, आपको लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा एग्जामिनर को आपने वो स्टेप क्यों लिखा है। तो पहली चीज ये है। दूसरा क्या है कि कोई भी डायग्राम आप बनाए, पहली बात तो पेन दूर फेंक देना, पेन से कोई डायग्राम नहीं बनेगा। जो भी आपको डायग्राम बनाना है प्लीज उसको आप पेंसिल से डिजाइन करें। डायग्राम बहुत सुंदर हो उसके मार्क्स नहीं है, करेक्ट होना चाहिए उसके मार्क्स है। तो थोड़ी आपकी ड्राइंग खराब है कोई बात नहीं, लेकिन जो डायग्राम आप बना रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट सटीक होना चाहिए। दूसरी चीज, कोई भी डायग्राम है उसकी आपको लेबलिंग प्रॉपर से करनी है। जैसे ये क्या है, पेरेंट हाइड्रा, फिर क्या हुआ, स्मॉल ग्रोथ हुई, फिर उसके बाद क्या है, आगे का आपने पूरा करेक्ट लेबलिंग किया, और लास्ट में जो पूरा आपने डायग्राम बनाया उस पूरे डायग्राम का क्या नाम है वो भी आपको नीचे लिखना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पूरा जो डायग्राम है, कंप्लीट डायग्राम, इसको बोला जाता है बडिंग इन हाइड्रा, इस तरीके से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम के आपने कुछ बनाए, कुछ चीजें आपने उसमें से एरो करके लेबल करी, तो पर पूरा उसको क्या बोलना है उसका नाम भी आपको नीचे क्या लिखना है, प्रॉपर तरीके से लिखना है। यही बात याद रखना।
दूसरा, जब आप लेबलिंग करेंगे तो कई बच्चे क्या करते हैं, उन्हें पता तो होता है कि क्या क्या चीजें होती है, लेकिन ये नहीं पता होता कि कौन सी चीज कहाँ है, तो वो रैंडम एरो डाल के नाम लिख देते। तो बेटा नाम आपका 100% करेक्ट भी क्यों ना हो, अगर आपने एरो यानी कि उसको सही जगह से पे शो नहीं किया है तो यू विल नॉट गेट एनी मार्क्स फॉर दैट। तो मेक श्योर करो जब डायग्राम पढ़ो तो केवल नाम मत पढ़ो, वो एग्जैक्टली उसका लोकेशन कहाँ पे होता है उसे आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि वो आपको प्रॉपरली लोकेट करना है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ बेटा। जब भी आप पेपर अटेम्प्ट करो तो आपके पास जो एग्जामिनर है उसके पास मार्किंग स्कीम होती है और उसमें कीवर्ड्स होते हैं जो आपको लिखने होते हैं। तो हर एक पेपर में, ये बात करूं चाहे सोशल है, साइंस है, तो जितने भी टॉपर्स हैं वो आपको हमेशा कीवर्ड्स अंडरलाइन करे हुए दिखेंगे आंसर्स में, ताकि टीचर्स के लिए काम आसान हो जाए। मैं आपको बोलूंगी कि आप कीवर्ड, क्योंकि साइंस में नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर कर दोगे तो बहुत ही अच्छी बात है, एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने के चांसेस है। तो करना क्या, पहले पूरा पेपर कर लेना, उसके बाद जो चीजें आपको इंपॉर्टेंट लगे उस पर जरूर से आकर के कीवर्ड अंडरलाइन कर देना, समय बचेगा तो। दूसरी चीज बेटा, जब भी आप कोई रिएक्शन लिखते हैं, जैसे यहाँ पे टॉपर ने रिएक्शन लिखी हुई है Zn प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस H2, ठीक है, ये तो नॉर्मल रिएक्शन है। अगर आपको कहीं पर लिखा हुआ है कि राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन, तो भैया आपको बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी है। अगर आप बैलेंस करके नहीं आओगे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। कहीं कहीं पे अगर आपको नॉर्मल रिएक्शन लिखनी है, आप नॉर्मल रिएक्शन लिख सकते हो, जरूरी नहीं है बैलेंस करना, अगर आपको पूछा नहीं है तो। पर अगर आपको बैलेंस वर्जन आता है तो आप लिख सकते हो। ठीक है, ये चीज आपको बेटा दिमाग में रखनी जरूर है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखा है तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होनी चाहिए, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे। रिएक्शन पूरी लिखो, आधी अधूरी रिएक्शन मत लिखो। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो प्रॉपर पता होना चाहिए कि भैया हीट निकल रही है, इस तरीके से आप अच्छे से रिएक्शंस लिखेंगे। नेक्स्ट चीज क्या है, जब भी आपका कोई क्वेश्चन खत्म होता है, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन 25 खत्म हुआ या उससे पहले का कोई क्वेश्चन खत्म हुआ, तो टॉपर ने क्या किया हुआ है, या तो आप बेटा एक लाइन ड्रॉ कर दो पेंसिल से, डबल लाइन ड्रॉ कर दो, जिससे पता चल जाएगा कि आपके पहले वाला क्वेश्चन जो है वो खत्म हो चुका है, क्लैरिटी मिल जाती है एग्जामिनर को। या तो आप क्या करो कि आप सीधे 2 लाइन लीव कर दो, तो इसमें क्या है, दोनों ही वे में आपकी आंसर शीट जो है वो अच्छी अपीलिंग लगेगी। बच्चे क्या करते हैं, आंसर फिट करने के चक्कर से क्वेश्चन खत्म किया, उसके नीचे से ही दूसरा क्वेश्चन। बेटा इसमें होता क्या है, बहुत चांसेस होते हैं कि टीचर से मिस हो जाए आपका क्वेश्चन, वो सीधे उसको एक ही क्वेश्चन का पार्ट समझ लें। तो आपको अगर ऐसा नहीं करना तो अच्छे से बीच में गैप दे करके आपको चलना है, ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आ जाओ, आप कोई भी सवाल करें तो उसका नंबर, क्वेश्चन नंबर प्रॉपर्ली डालोगे, चाहे आप 27, 28, 29 सीक्वेंस में नहीं भी अटेम्प्ट कर रहे, सेक्शन के अंदर की बात कर रही हूं, तो आप जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो बेटा उसको अच्छे से सर्कल करो और अपने साथ साथ क्वेश्चन पेपर में टिक लगा के चलना, क्योंकि इस बार आपको सेक्शन वाइज पेपर अटेम्प्ट करना है तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो मेक श्योर आप कोई मार्क लगा दो जिससे आपको पता चले कि आपको ये पेपर आपने कर लिया है। ठीक है, जो सेक्शन, जिस क्वेश्चन का जो सेक्शन अटेम्प्ट कर रहे हो, जो पार्ट अटेम्प्ट कर रहे हो उसको भी लिखना जरूरी है। बेवकूफों की तरह दोनों पार्ट अटेम्प्ट करके मत आना और सेक्शन में कि ऊपर वाला भी कर दूं नीचे वाला भी कर दूं। ऐसा नहीं होगा कि जो सही है टीचर उसको टिक करेगा, भाई जो आपने पहले लिख दिया वो गलत है, नीचे वाला सही है, टीचर नीचे तक नहीं जाएगा। तो ये एक्स्ट्रा करने के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट मत करना। दूसरी चीज क्या है, रफ वर्क जो है मैं आपको बोलूंगी कि आप राइट में करें, जैसे स्टॉपर ने किया हुआ है, बट एक चीज याद रखें, इसने तो पेन से किया है, मैं आपको बोलूंगी आप ये पूरा का पूरा रफ वर्क बेटा पेंसिल से करो, क्योंकि बाई चांस रफ वर्क करते हुए भी कोई कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई तो आप इरेज तो कर सकते हो, आपका ऐसा पेज वेस्ट नहीं होगा, आप यहीं पे ही सब कुछ अच्छे से कर सकोगे और इतनी खिचड़ी भी नहीं बनेगी। तो मेक श्योर जब आप लिख रहे हैं पेंसिल से रफ वर्क करें और ऊपर लिख भी दे रफ वर्क, ताकि टीचर को पता चल जाए। तो राइट साइड पे आप जो चाहे कर सकते हैं, या आंसर शीट के लास्ट में। आंसर शीट के लास्ट में प्रॉब्लम यह है कि बार बार जाओगे आंसर शीट देखोगे, टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, इतनी सी चीजें हैं बेटा जो आपको ध्यान रखनी है। आपका टाइम मैनेजमेंट से अगर रिलेटेड प्रॉब्लम है तो बेटा उसकी सीधी सी बात है, इस बार क्योंकि आपके पास सीक्वेंस ऐसा ही है, ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन, जो सेक्शन आप कर रहे हैं करो, सीक्वेंस में करो, स्पीड पकड़ के करो। 2 पेपर आपने दे चुके हैं, आप इतना समझ गए हो कि जितना आता है नहीं आता वो तो बात की बात है, पर सबसे पहली मुसीबत ये है कि पेपर को समय पे खत्म भी करना है, क्योंकि हो सकता है कि कोई क्वेश्चन आपको नहीं आए और आप बैठे ही रह गए। तो वो टाइम के हिसाब से आप काम करो। मैं आपको फिर से वही सजेस्ट करूंगी, 2 आवर्स 40 मिनट या 45 मिनट का टारगेट लेके चलो, सब कुछ इसी समय में अपना खत्म करने की कोशिश करना। एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस में ज़्यादा आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, उसका सोल्यूशन करने में टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके सीधे ही नंबर आपको मिलने हैं 1 मार्क। ठीक है, ये याद रखना, जल्दी से दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दो बेटा। टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय।